नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जो एक्शन ऑफ रिसर्च का शेष भाग है, जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षा बीएड 4th सेमेस्टर के लिए बनाई जानी है चौथे फाइल के रूप में, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आपकी फाइल बनाने में बेहद सहयोग मिलेगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आपको एक्शन ऑफ रिसर्च का शेष भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए साथियों, मैंने आप लोगों को लिखा भी है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रियात्मक अनुसंधान दोनों के विषय में उसकी भूमिका बताया था। आज जो है क्या क्या कैसे कैसे सीरियल नंबर से लिखना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान से आशय, जो मैं अगले वीडियो में पिछले दिन बता दिया था, क्रियात्मक अनुसंधान से आशय आपको लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है, उद्देश्य लिखना है, आवश्यकता लिखना है और महत्व लिखना है। ये सब लिखते हुए क्रियात्मक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, ये जो है इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, इसका उद्देश्य छूटा हुआ था, मैं उस पर जो है कि चर्चा करूँगा। और आपको मैंने बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान के शुरुआत कहाँ से हुई, किसके द्वारा की गई। तो स्टीफेन एम कोरे का नाम आप सुने हैं, पिछले वीडियो में मैं बताया था। इसके पहले किसको जाना जाता था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म किसके लेखन से हुआ है। तो स्टीफेन एम कोरे के लेखन से हुआ है। लेकिन इसके पहले किसे जो है कि ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो है इसके संबंध में प्रयास किया, तो लेविन महोदय हैं, लेविन महोदय ने। तो साथियों, इसमें मैंने बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक विकास अभ्यास है। कुछ लोग हंस रहे हैं कि सर जी बोलते जा रहे हैं, कापी कलम ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए, जो कल पिछले दिन का वीडियो नहीं देख पाए। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक विकास अभ्यास है जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच करने की अनुमति देता है। साथियों, मैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्रिया करके सीखने की बात मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आशय करके सीखना होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसका समाधान करने के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई में जो किए गए प्रयास होते हैं वह कितनी अच्छी तरह से जो है वह सफल होता है, वह अच्छा माना जाता है और इस प्रयास में कितनी अच्छी तरह से सफलता मिलती है, संतोषजनक परिणाम आता है कि नहीं आता है। अगर संतोषजनक परिणाम है तब तो हमारी समस्या का समाधान अच्छी तरह से हो गया। अगर उसमें कोई डाउट है तो हम क्या करते हैं, उस पर फिर से जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। मैं इसके 3 स्तर बताया था। व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के स्तर के संबंध में बताया था, व्यक्तिगत, संस्थागत और सहयोगात्मक। तो साथियों, आज का जो उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, उद्देश्य को जो है कि ये नोट कर लीजिएगा। पहला उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का होता है विद्यालय परिसर को सुंदर बनाना।
जहाँ पे आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, शोध करने के लिए जा रहे हैं, कार्य करने के लिए जा रहे हैं, करके सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ का जो परिसर है, एरिया है, उस एरिया को क्या करना है? सुंदर बनाना है, सुंदर रूप देना है। फर्स्ट एम। सेकेंड है बच्चों में जो है पर्यावरण को सुंदर बनाने की रुचि उत्पन्न करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य है, बच्चों में पर्यावरण को सुंदर बनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। किसी कार्य को सुंदर बनाने के लिए जब तक हमारे अंदर रुचि नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तो वो कार्य सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता है। तीसरा साथियों, इसका उद्देश्य है बच्चों में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना। जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करने की बात कही गई है क्रियात्मक अनुसंधान का। थर्ड जो एम है वो बताया गया है कि बच्चों में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करना। तो अगर किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ लेते हैं तो वह कार्य जो है अच्छी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कोका कोला था, उसको क्या बोलते हैं, जिसपे लिखा है बॉटल पे कि डर के आगे जीत है, ड्यू बोलते हैं, ड्यू। तो साथियों उसमें जो है उस पर क्यों लिखा हुआ है? अगर हम अपने अंदर किसी कार्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव ले लेंगे तो उस कार्य को सही ढंग से मनमाना तरीके से नहीं करेंगे। उस पर हमारा जो है क्या होता है बताइए? बहुत बड़ा जो है हमारा उस कार्य के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, व्यवहार छिपा होता है, प्रतिष्ठा छिपी होती है कि अगर हम इसको जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो हमारा जो है महत्व जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ये क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा जो ये बताया गया है, बच्चों में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना। चौथा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का है कि समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना जो है क्रियात्मक अनुसंधान का ये चौथा और अंतिम उद्देश्य है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, तो हम समूह के साथ अगर कार्य करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें जो है वह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो सकता है। तो साथियों ये रहा क्रियात्मक अनुसंधान का पिछले वीडियो का शेष भाग। अब आगे हम चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य प्रणाली। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट तो आप लिखेंगे ही, साथ में उसको याद भी करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य प्रणाली में क्या क्या पॉइंट रखे जाते हैं। आपसे विस्तार से चर्चा करने की लिए टाइम नहीं उनको मिलेगा, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली में कौन कौन से वो बिंदु हैं जो क्रियात्मक जो है अनुसंधान के कार्य प्रणाली को संपन्न करते हैं। तो साथियों आइए उस पर मैं इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। पहला है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान। पहला है समस्या की पहचान। दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण। समस्या का परिभाषीकरण और सीमांकन एवं सीमांकन। इसका तीसरा पॉइंट है समस्या के कारणों का विश्लेषण।
समस्या के कारणों का विश्लेषण। इसका अगला पॉइंट है समस्या के कारणों का विश्लेषण। अगला है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। अगला पॉइंट है क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा। क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा। पहले में है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण और अगले में क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा हेतु उपयुक्त रूपरेखा। उपयुक्त रूपरेखा। रूपरेखा तैयार करना। और इसका छठा पॉइंट है क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय। और सातवां पॉइंट है स्वमूल्यांकन। मूल्यांकन। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान की कार्यप्रणाली में ये प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होती है। समस्या क्या है उसकी पहचान की जाएगी। इसके बाद समस्या का परिभाषीकरण करना है और सीमांकन करना है कि कहाँ किस दायरे तक इसको लेके आगे बढ़ना है, इस पर कार्य करना है। फिर इसके बाद समस्या के जो कारण है, किस कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है और किसके प्रति है, तो वह जो है उसका विश्लेषण किया जाना है। फिर इसके लिए क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना होता है। फिर क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसके बाद उसका स्वमूल्यांकन किया जाता है और हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसके पहले हम चाहेंगे कि जितने भी साथी बीएड चौथे सेमेस्टर और अन्य बीटीसी अन्य सभी स्टूडेंट जो सीटेट जुलाई में परीक्षा देने की तैयारी में हैं, मेरा वीडियो 350 प्लस वीडियो हो चुका है। आप जो है कि उन सारे वीडियो को पढ़ते हुए मेरा जो है कि पेडागोजी से लेकर के आपका जो है बाल विकास अभिज्ञान और कुछ एसएसटी से क्वेश्चन, हिंदी से क्वेश्चन, ये सब मेरे वीडियो में मिलेगा और आगे कंटिन्यू आपको वीडियो में देता रहूँगा। और आप ध्यान लगा करके अगर तैयारी करते हैं तो आपको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। मैं जल्दी आपके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा अगला सीटेट का प्रोग्राम वीडियो लेकर के, जो आपके जुलाई में अधिकतम सहयोग करने का संकेत देगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।